नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एफोरिज्म, जिसमें मैं आपको दूसरी क्लास में क्लास 2 में फिजिशियन, हाई एंड ओनली एंड मिशन के बारे में बता चुकी हूँ। और अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हेल्थ क्या होती है, सिक क्या होता है और क्योर क्या होता है, इसके बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो है हेल्थ इज़ अ बैलेंस स्टेट ऑफ द लाइफ करेक्टराइज बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। मतलब एक हेल्थ एक बैलेंस स्टेट है लाइफ की, जो कि करेक्टराइज करती है किससे? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स। अब ये वाइटल फोर्स क्या होता है? वाइटल फोर्स क्या होता है कि वाइटल फोर्स से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारी जो बॉडी है 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। किससे? एक तो बॉडी है जिसमें मटेरियल थिंग बॉडी है, और एक माइंड है, और एक स्पिरिट है। जो स्पिरिट है वही वाइटल फोर्स है। बिना स्पिरिट के बॉडी का काम करना बेकार है, वो बॉडी काम नहीं करेगी, ना दिमाग काम करेगा। इसलिए स्पिरिट होना ज़रूरी है। और वो स्पिरिट को ही वाइटल फोर्स से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो जब स्पिरिट होती है तभी तो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रहती हैं, और हम डिजीज़ में भी जा सकते हैं, हेल्थ में भी आ सकते हैं, क्योर में भी आ सकते हैं। अगर स्पिरिट नहीं है, एक वाइटल फोर्स नहीं है, तो कोई बॉडी का फंक्शन नहीं होगा, कोई सेंसेशन नहीं होगा, ना कोई डिजीज़ होगी, ना ही कोई हेल्थ होगी। ठीक है, तो स्पिरिट का होना ज़रूरी है। यहाँ पे स्पिरिट को कंपैरिजन किया है वाइटल फोर्स से। तो अभी हम समझ सकते हैं आगे हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? हेल्थ इज़ अ बैलेंस स्टेट ऑफ द लाइफ। ये बैलेंस स्टेट है लाइफ की, जो कि करेक्टराइज करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स है उसका नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब वाइटल फोर्स क्या करता है? मेंटेन एंड कोऑर्डिनेट किसको? डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, CBS है, CNS है। ये जो सिस्टम है इनको क्या करता है? मेंटेन करता है और सबका कोऑर्डिनेशन करता है, जिसकी वजह से जो मैन है वो कैसा फील करता है? एक वेलबींग की तरह, और कंफर्ट फील करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हेल्थ की डेफिनेशन। अब हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम समझते हैं सिक की डेफिनेशन क्या होती है। जब ये वाइटल फोर्स डीअरेंज हो जाए किसी भी कारणवश, तो उसको कहेंगे सिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव पैरा, व्हेन द वाइटल फोर्स इज प्राइमरीली डायनामिकली डीरेंज। ये वाइटल फोर्स जो है डिरेंज्ड हो जाए, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाए, तो इससे क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो इंसान है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? डिसएग्रीबल सेंसेशन आने लगेंगे, और डिसएग्रीबल सेंसेशन आएंगे और साइन एंड सिम्टम आएंगे। जब साइन एंड सिम्टम आएंगे तो वो जो जितने भी साइन एंड सिम्टम होंगे वो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट होके एक डिजीज फॉर्म करेंगे। इसको हम कहेंगे सिक। ठीक है, लेकिन जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी होता है, एक होम्योपैथी कॉन्सेप्ट क्या होता है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो सिक होती है ना, वो सिर्फ एक इंसान का एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिक नहीं होता, बल्कि मैन पूरा का पूरा ही सिक होता है। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, यहाँ लिखा है डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स कॉजेज सिकनेस एंड इट इज़ द होल मैन इज सिक इज टू बी रिस्टोर द हेल्थ नॉट हिज बॉडी नॉट टू द टिश्यू। इसका मतलब ये है कि जो डिरेंजमेंट होता है वाइटल फोर्स का, ठीक है, वो क्या करता है? सिकनेस कॉज करता है। तो जो मैन है वो पूरा का पूरा बीमार हो जाता है। जब वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट हो जाता है तो सिकनेस हो जाती है, तो मैन पूरा बीमार होता है, ना कि एक उसका पर्टिकुलर टिश्यू, ना कि पर्टिकुलर उसकी कोई बॉडी ऑर्गन। पूरा का पूरा मैन ही बीमार होता है, तो हमें पूरे मैन को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि उसके पर्टिकुलर ऑर्गन को। इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके वाइटल फोर्स को ठीक करना पड़ेगा। जब वाइटल फोर्स ठीक हो जाएगा तो मैन और उसकी जो डिजीज़ है वो अपने से ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले वाइटल फोर्स डिअरेंज होता है, तो हमें वाइटल फोर्स को ही लाइन पर लेके आना है, उसको ही नॉर्मल करना है। तो इसमें क्या है, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, एलोपैथी पैथोलॉजी में क्या बोलते हैं कि किसी इंसान का क्या रहता है,
ऑर्गन बीमार होता है, जैसे कि मान लो स्प्लीन किसी की एनलार्ज हो गई, तो एलोपैथी वाले बोलते हैं कि भाई इस बंदे की स्प्लीन एनलार्ज है तो इसलिए इंसान बीमार है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है इसलिए इंसान बीमार है। लेकिन होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं कि इंसान बीमार है पहले इसलिए उसकी स्प्लीन एनलार्ज हुई है, कोई भी इंसान बीमार है इसलिए उसके अंदर ट्यूमर है। और इंसान बीमार क्यों है? क्योंकि वाइटल फोर्स है वो रीअरेंज हो गया है। इसलिए हमेशा कैसे ट्रीट करते हैं होम्योपैथी में? वाइटल फोर्स को ट्रीट करते हैं, वाइटल फोर्स को नॉर्मल फंक्शन लाने की कोशिश करते हैं। अभी हम समझेंगे कि क्योर क्या होता है। ठीक है, हमने क्या क्या समझ लिया? हेल्थ समझ लिया हमने, सिक समझ लिया हमने, अभी हम समझेंगे क्योर। क्योर क्या होता है? तो क्योर की डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ होल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। जितने भी साइन और सिम्टम है डिजीज के उनका रिमूव हो जाए बॉडी में से। एनिहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। जो हमारा वाइटल फोर्स है वो डिरेंजमेंट हो गया है, जिसका डिरेंजमेंट हो गया है उसको एनिहिलेट कर दो, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, मॉर्बिड डिरेंजमेंट को ठीक करना है हमें। और इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, और क्योर की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम क्योर कर रहे होते हैं और हमने जो मेडिसिन दी है उस मेडिसिन के से जो रिजल्ट हो वो कैसा रिजल्ट मिले हमको, कि हमारी जो मेंटल पीस है वो रिस्टोर हो जाए और हमारा जो स्टेमिना है हमारा वो वापस आ जाए, हमारा काम करने का मन करे, वापस जॉब पे जाने का मन करे, हमारी जो स्लीप है वो ठीक हो जाए, स्टूल है, यूरिन है, एपिटाइट है, वो सब नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये सब नॉर्मल होने के साथ साथ उसके डिजीज़, उसके साइन एंड सिम्टम वो ठीक होना चाहिए, उसका वाइटल फोर्स ठीक होना चाहिए और मेंटल पीस भी उसको ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योर हम कहाँ नहीं बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे, मतलब किस कंडीशन में क्योर नहीं होता है? तो पैलिएशन, जब सिम्टम्स का पैलिएशन हो जाए, साइन एंड सिम्टम का पैलिएशन और सप्रेशन हो जाए, तब हम क्योर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पैलिएशन क्या होता है और सप्रेशन क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पैलिएशन का मतलब ये होता है, पैलिएशन इज द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द सिम्टम, मतलब साइन एंड सिम्टम का टेम्परेरी रिलीफ हो जाए विदाउट क्योरिंग द पेशेंट, लेकिन पेशेंट क्योर ना हो, उसको कहेंगे पैलिएशन। और सप्रेशन क्या होता है? व्हेन ओनली सिम्टम आर ट्रीटेड रेदर देन द ट्रीटिंग द इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ सिम्टम जो है वो ट्रीट हो जाए लेकिन इंडिविजुअल जो है, इंसान जो है वो ट्रीट ना हो, पूरा का पूरा वो ट्रीट नहीं किया गया है, सिर्फ उसके साइन एंड सिम्टम को ट्रीट कर दिया गया है ना, वो दवा दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डिजीज़ कुछ दिनों बाद ज़्यादा वर्स फॉर्म में लौट के आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल दे रखा है कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्किन इरप्शन एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल स्किन ऑइंटमेंट ए डिजीज़। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक इंसान है जो कि स्किन इरप्शन से जूझ रहा है, तो उसमें क्या किया कि एप्लीकेशन कर दिया किसका, सम एक्सटर्नल स्किन ऑइंटमेंट, कोई स्किन का ऑइंटमेंट है उसका एप्लीकेशन कर दिया, उसको अप्लाइड कर दिया स्किन पर। लेकिन क्या वो क्योर माना जाएगा? नहीं, ये क्योर बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिजीज़ को सप्रेस कर दिया है, वो कुछ दिनों बाद बहुत वर्स फॉर्म में वापस आ सकती है और लंग्स पे हो सकता है कि इसका इफ़ेक्ट देखा जाए। ठीक है, जैसे कि नी जॉइंट है, ठीक है, वो अफेक्ट है तो एम्पुटेशन कर दिया है उसका, तो क्या वो क्योर माना जाएगा? नहीं, वो भी क्योर नहीं माना जाएगा। ओके, तो क्योर क्या माना जाएगा? क्योर कैसे किया जाता है, क्या माना जाएगा क्योर? तो क्योर में कोई ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए हमें जिससे स्टेमिना उसका इंक्रीज हो जाए, स्टूल, यूरिन, एपिटाइट या फिर उसकी नींद, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मेंटल पीस उसका आ जाए वापस, उसके जितने भी साइन एंड सिम्टम है वो रिमूव हो जाए, वाइटल फोर्स है वो नॉर्मल हो जाए। और ये हम देख कैसे सकते हैं कि ऐसा हो रहा है? तो इसके लिए डॉक्टर हियरिंग ने कुछ रूल्स बनाए हैं, और अगर वो क्योर इस तरीके से हो रहा है तभी हम मानेंगे कि क्योर हो रहा है। जैसे कि फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, अगर क्योर अबव टू डाउनवर्ड हो रहा है तो माना जाएगा, विद इन आउटवर्ड, या फिर रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम। जैसे कि मान लीजिए कोई सिम्टम्स आए हैं 1 2 3 4 5,
तो मान लीजिए 5 सिम्टम जो आए हैं, तो जो लास्ट वाला सिम्टम है वो पहले रिमूव होना चाहिए, फिर उसके बाद 4th वाला, फिर उसके बाद 3rd वाला, ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में सिम्टम उसके वापस होने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। अबव टू डाउनवर्ड का मतलब मान लीजिए जैसे कोई स्किन इरप्शन है तो पहले वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए नेक पर हैं तो पहले नेक से जाएं, फिर शोल्डर से जाएं, फिर टमी से जाएं, फिर थाई से जाएं, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जाने चाहिए। अगर आपकी मेडिसिन देने के बाद अगर वो सिम्टम जो है जैसे कि जो मार्क्स हैं वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी मेडिसिन वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए नीचे से जा रहे हैं, एंकल पहले एंकल के गए हैं, फिर उसके बाद थाइज के इरप्शन गए हैं, तो वो रॉन्ग है। हमेशा जो सिम्टम्स हैं वो पहले ऊपर से जाने चाहिए और नीचे की तरफ आने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे क्योर कैसे होना चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी होना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, जो भी बॉडी का मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है अगर उसमें डिजीज़ है तो वो डिजीज़ लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे आ जाए तो आप मान लीजिए कि आपका क्योर हो रहा है और वो आपकी मेडिसिन सही दिशा में आपको लेके जा रही है। तो ये हो गया क्योर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस पे शॉर्ट नोट बनते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है इस एफोरिज्म में से। तो सबसे पहले फिजिशियन का मिशन क्या है। ठीक है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द फिजिशियन, लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का बन सकता है। सिक पर शॉर्ट नोट बन सकता है, हेल्थ पर शॉर्ट नोट, क्योर पर शॉर्ट नोट बन सकता है, या फिर इन तीनों पर एक शॉर्ट नोट बन सकता है, हेल्थ, सिक एंड क्योर पर। ठीक है, हाई एंड ओनली पर भी शॉर्ट नोट बन सकता है। और 20 मार्क्स का पूरा ये बन सकता है कि व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द फिजिशियन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and subscribe my channel.